जय हिंद आप सभी को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और बिट्टू सर जो अभी आप लोगों को बोले हैं, बस वही सब पर ध्यान दीजिए। और पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी जरूरी है, तो धीरे धीरे वो भी करिए। और चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है घनत्व। देखिएगा पहला प्रश्न, देखिएगा। प्रश्न है घनत्व का सीजीएस मात्रक। घनत्व का घनत्व का सीजीएस मात्रक। घनत्व का सीजीएस मात्रक। और इसका एसआई मात्रक भी पूछा जाता है और सीजीएस मात्रक भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि घनत्व बराबर होता क्या है। घनत्व यानी कि डेनिसिटी। डेनिसिटी डी। डी बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर क्या होता है बताइएगा आप लोग। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं, एम से। और आयतन, आयतन को भी से। आयतन को भी से। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? सॉरी, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो इसका सीजीएस मात्रा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और आयतन को सेंटीमीटर क्यूब। द्रव्यमान को द्रव्यमान को ग्राम में ग्राम में और आयतन को सेंटीमीटर 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 क्यू में। और एसआई मात्रा की बात करें तो यही ग्राम को हम किलोग्राम में मापेंगे, किलोग्राम में। और सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में। क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक क्या हो जाएगा इसका? एसआई मात्रक हो जाएगा केजी, केजी प्रति मीटर क्यू हो जाएगा। केजी प्रति मीटर क्यू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? बल की इकाई सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है सीजीएस प्रणाली में? डाइन। विजय पाल जी, डाइन। चलिए सही आंसर आपका डाइन हो जाएगा सीजीएस में। और एसआई में कहेगा, एसआई में तो क्या हो जाएगा? एसआई में क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक बल का क्या हो जाएगा? तो न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और एक इसका एक और मात्रक होता है, इसका एक और मात्रक होता है, यानी कि बल। बल एफ बराबर क्या होता है? एम ए। एम ए। एफ बराबर होता है एम ए। तो बल का न्यूटन हो गया है सही मात्रक। और एक और मात्रक कौन सा हो जाएगा? तो केजी। द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, तो केजी। केजी। और ये जो है, ये क्या है? त्वरण है। ये क्या है? त्वरण है। त्वरण है। तो इसको किसे किस में मापते हैं त्वरण को? तो मीटर प्रति सेकेंड में। मीटर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। केजी प्रति केजी केजी प्रति मीटर स्क्वायर। तो दो मात्रक निकल गया इसका, एक न्यूटन हो गया, न्यूटन हो गया बल का। और एक केजी प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है या होता है? मानव शरीर के किस भाग में पायरिया पायरिया नामक बीमारी होती है? मानव शरीर के किस भाग में पायरिया नामक बीमारी होती है? पायरिया बीमारी जो होता है मानव शरीर के किस भाग में होता है? तो दांत व मसूड़ों में होता है। दांत व मसूड़ों में होता है। दांत व मसूड़ों में होता है पायरिया बीमारी। शुद्ध विटामिन सी। सही है आपका आंसर। विटामिन सी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण भी होता है। विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कर्विक। 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 स्कर्विक अम्ल। स्कर्विक
अम्ल, स्कर्विक अम्ल। इसका प्रचुरतम स्रोत क्या होता है विटामिन सी का? तो आंवला होता है, आंवला, आंवला होता है, आंवला। अगला प्रश्न है, 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल, 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल, विशुद्ध जल का घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल का घनत्व क्या होता है? घनत्व क्या होता है? तो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो अभी इससे पहले वाला जो प्रश्न था घनत्व का, घनत्व का एसआई मात्रक या सीजीएस मात्रक दिया गया था, तो उसमें क्या था? सीजीएस मात्रक में ग्राम था, ग्राम, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब था, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर क्या दिया गया है? घनत्व का ये मात्रक ही दिया गया है, 1000 केजी, किलोग्राम है तो केजी इसको लिखेंगे, केजी प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया? ये एसआई मात्रक हो गया, एसआई मात्रक, और ये हो गया सीजीएस मात्रक। तो दोनों ध्यान में रख के चलेंगे, सीजीएस मात्रक। अगला प्रश्न है, एमकेएस प्रणाली में यंग के, एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रत्यास्था गुणांक, यंग के प्रत्यास्था गुणांक यानी प्रत्यास्था गुणांक को यंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था, प्रत्यास्था गुणांक। तो यहाँ पर कहा गया है कि यंग के प्रत्यास्था गुणांक की इकाई कितनी होती है? यंग के द्वारा जो प्रत्यास्था गुणांक दिया गया था एमकेएस प्रणाली में, उसकी इकाई कितनी होती है? एमकेएस प्रणाली में उसकी इकाई क्या होती है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन मीटर क्यूब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है घंटा, घंटा यानी कि बेल, बेल धातु, बेल धातु जो होता है वह मिश्रण होता है किसका? बेल धातु किसका मिश्र धातु होता है? बेल धातु जो होता है, बेल यानी कि घंटी में, घंटी में जो प्रयोग करते हैं, घंटी में, घंटी में, मंदिर में और कहीं कहीं गेट पे जो दरवाजे पे लगा रहता है वो वाला नहीं, मंदिर, मंदिर ये सब में जो घंटी लगा रहता है, घंटी जो कांसा का बना होता है, कांसा का बना होता है, इसे कांसा भी कहते हैं, कांसा भी कहते हैं, कांसा, कांसा भी कहते हैं, कांसा भी कहते हैं। यह मिश्र धातु होता है किसका? कांसा जो होता है वो मिश्र धातु होता है किसका? तो तांबा, तांबा, तांबा और टीन का, तांबा और टीन का, तांबा और टीन का। और कांसा को ही बेल धातु कहते हैं, कांसा को ही बेल धातु कहते हैं, बेल धातु। तो बेल धातु क्या हो जाएगा? तांबा तथा टीन हो जाएगा आंसर, तांबा तथा टीन। और फ्यूज के बारे में बताए थे आपको, फ्यूज, फ्यूज और सोल्डर, फ्यूज और सोल्डर, फ्यूज, फ्यूज, फ्यूज और सोल्डर, सोल्डर, फ्यूज और सोल्डर, दोनों में, दोनों जो होता है वो मिश्र धातु होता है किसका? तो सीसा और टीन का, शीशा, शीशा और, शीशा और टीन का होता है, शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है, दोनों में शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? विजय पाल जी, टीबी और एसएन, सही है आपका आंसर, टीबी और एसएन, टीबी और एसएन, शीशा और टीन। क्या हो जाएगा? 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लक्स किसकी इकाई होती है? लक्स जो है, लक्स जो है वह किसकी इकाई है? लक्स जो है वह किसकी इकाई है? लक्स किसकी इकाई है? तो प्रदीप्त का, प्रदीप्त के स्तर का, प्रदीप्त या प्रदीप्त के स्तर का इकाई है लक्स, लक्स। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, NaCl रासायनिक सूत्र है, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? आप लोग जवाब दीजिएगा। सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? आंसर क्या हो जाएगा? नमक, नमक, यानी कि इसे ही साधारण नमक कहते हैं, साधारण, साधारण नमक इसे ही कहते हैं।
साधारण नमक, साधारण नमक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टिबिया हड्डी। टिबिया हड्डी पाई जाती है, टिबिया नामक जो हड्डी होती है वह पाई जाती है कहाँ? शरीर के किस अंग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? शरीर के किस अंग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? जवाब दीजिएगा आप लोग। टिबिया, टिबिया हड्डी जो है वो पैर में पाया जाता है, पैर में। पैर यानी कि पैर के टांग में पाया जाता है। टिबिया जो है वह टांग में पाया जाता है, टांग में, टांग में पाया जाता है। और यह टिबिया जो है सबसे चमकीला, सबसे चमकीला हड्डी है। चमकीला, सबसे चमकीला हड्डी है, सबसे चमकीला हड्डी है। और पैर में और बहुत सारे हड्डी पाए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी पाई जाती है? पैर की हड्डी है, पैर की हड्डी है सबसे बड़ी हड्डी कौन? फीमर, फीमर। फीमर हड्डी जो है, फीमर, इसे इसे उरु भी कहते हैं, उरु। फीमर को क्या कहते हैं? उरु भी कहते हैं, फीमर को उरु भी कहते हैं। जो सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है फीमर की हड्डी, जो पैर में, पैर की हड्डी है, पैर की हड्डी है। और पैर की हड्डी में एक होता है पटेला, 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 जो कि घुटने में घुटने में होती है पटेला। जांग की हड्डी, हाँ जांग की हड्डी है, पैर में जांग की हड्डी है फीमर, पुरु। अगला प्रश्न, क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? क्रायोलाइट जो है, क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? क्या हो जाएगा आंसर? एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो जाएगा। और एल्युमिनियम का एक और अयस्क होता है जो कि बराबर पूछा जाता है, क्या होता है? बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का एक और अयस्क होता है बॉक्साइट, जो ज्यादा करके पूछा जाता है प्रश्न में, बॉक्साइट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो है किसे प्राप्त होता है? उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है पारिस्थितिकी तंत्र में? पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जीव जंतु जो भी आते हैं, इन सभी में सबसे अधिक उच्चतम पोषण किसका पाया जाता है? उच्चतम पोषण पोषण स्तर किसका पाया जाता है? तो सर्वाहारी का, यानी कि जो सर्वाहारी होगा, जो मांस और यानी कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो होगा उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। और सर्वाहारी जो होगा उसे उच्चतम पोषण स्तर मिलेगा, उच्चतम पोषण स्तर मिलेगा। अगला प्रश्न है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का निर्माण होता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, एंजाइम, एंजाइम है। ट्रिप्सिन एंजाइम है। और इस एंजाइम का निर्माण कहाँ पर होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण कहाँ पर होता है? ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है। और इसका निर्माण कहाँ पर होता है? इसका निर्माण कहाँ पर होता है बताइएगा आप लोग। ट्रिप्सिन अग्नाशय में, सही आपका आंसर अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय हो जाएगा। और अग्नाशय जो है, अग्नाशय जो है, अग्नाशय जो है यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्रंथि है। क्या है? अग्नाशय, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी? तो यकृत, यकृत जो है मानव शरीर का सबसे, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत हो जाएगा, यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो ये हो जाएगा अग्नाशय, अग्नाशय हो जाएगा दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। और अग्नाशय में एक लैंगर की दूबिका भी पाई जाती है। अग्नाशय में लैंगर की दूबिका भी पाई जाती है। लैंगर, लैंगर की
द्वीपिका पाई जाती है अग्नाशय में, लैंगरहैंस की द्वीपिका। अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा, यानी कि आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कहाँ पर होता है? प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कहाँ पर होता है? आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कहाँ पर होता है? पेंक्रियाज। पेंक्रियाज, हाँ, अग्नाशय को क्या कहते हैं? पेंक्रियाज कहते हैं। इंग्लिश में पेंक्रियाज कहते हैं अग्नाशय को। क्या हो जाएगा? आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? कौन करता है? तो परितारिका। आंख में जो प्रकाश प्रवेश जो करता है उसका नियंत्रण कौन करता है? तो परितारिका करता है, परितारिका। अगला प्रश्न है, पर्वतों पर ठंड महसूस होने का कारण क्या है? यानी कि पर्वतों पर जब हम लोग जाते हैं पर्वतों पर तो वहां पर ठंड अधिक महसूस होता है, ठंड वहां पर अधिक महसूस होता है। इसका कारण क्या होता है? ठंड अधिक महसूस होने का कारण क्या होता है? तो वातावरण के दाब जो है, वातावरण का जो दाब है, यानी कि वायुमंडल का जो दाब है वह कम हो जाता है। वातावरण का दाब कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है, दाब क्या होता है? कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर एक गतिमान वस्तु एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है। यानी कि पृथ्वी पर कोई गतिमान वस्तु जो होता है, कोई गतिमान वस्तु पृथ्वी पर सब सीसीटीवी बन के देख रहा है। कोई बात नहीं है, कमेंट कीजिए न कीजिए, लेकिन 2-3 बार जो बोल रहे हैं रिपीट कर रहे हैं उसको जरूर देखिए और सुनिए, कैसे भी करके याद हो जाना चाहिए। जवाब दीजिएगा तो और जल्दी याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है। यानी कोई गतिमान जो वस्तु होता है वह पृथ्वी पर स्वयं आके रुक जाती है। क्यों? किस बल के कारण? तो गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बीसीजी के टीके गैस रोकने हेतु प्रयुक्त होते हैं। यानी कि बीसीजी का जो टीका होता है, बीसीजी का बीसीजी का जो टीका होता है वो डैश बीमारी को रोकने में प्रयुक्त होता है। यानी किस बीमारी को रोकने में प्रयुक्त होता है? बीसीजी का टीका किस बीमारी को रोकने में प्रयुक्त होता है? बीसीजी का टीका, बीसीजी का टीका जो होता है वो किस बीमारी के लिए? तो टीबी। टीबी इसे क्या कहते हैं? ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। और यह बीमारी कैसे होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, जीवाणु, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टीबी जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है इसका? इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? इसके बैक्टीरिया का नाम है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के बैक्टीरिया का जो नाम है, टीबी का जो जीवाणु का नाम है, जीवाणु का नाम क्या है? माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सोनार का विस्तारित रूप। सोनार का विस्तारित रूप कल के प्रश्न में भी आया था, कल वाले क्लास में भी आया था ये वाला। आप लोग जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। सोनार का विस्तारित रूप बताइएगा, सोनार का विस्तारित रूप क्या होगा? जवाब दीजिएगा। क्या हो जाएगा सोनार का विस्तृत रूप? साउंड साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है। दूध में वसीय तत्व यानी कि वसा युक्त जो तत्व होता है, दूध में वसा युक्त तत्व जो होता है
वसा युक्त जो तत्व होता है दूध में, वह किस मौसम में कम हो जाता है? तो बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में बरसात के मौसम में दूध में वसीय तत्व की कमी आ जाती है, यानी कि वसा युक्त तत्व की कमी आ जाती है, यानी कि वसा का मात्रा कम होता है बरसात के मौसम में। दूध में वसा की मात्रा कम होती है। साउंड साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग, सही है आपका आंसर। साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, भारी जल में होती है। भारी जल क्या है? भारी जल। तो भारी जल किसे कहते हैं? भारी जल डी को कहते हैं, डी को। भारी जल यानी कि डी 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 भारी जल यानी कि डी क्या होगा? भारी जल होती है हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम। हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम यानी कि हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। डी जो होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी कि H1 और यहाँ पर हो जाएगा H1 H2 H1 H3। तो ये जो है ये वाला हो जाएगा ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम ऑक्साइड हो जाएगा। ड्यूटीरियम ऑक्साइड ड्यूटीरियम ऑक्साइड हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन जो है सिंपल, ये हाइड्रोजन ये वाला हो जाएगा। हाइड्रोजन का ही ये समस्थानी होता है ड्यूटीरियम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। औद्योगिक रूप में औद्योगिक औद्योगिक रूप से पॉलीथीन औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम, सही है आपका आंसर। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। औद्योगिकीकरण औद्योगिक औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण के कारण होता है? किसके बहुलीकरण के कारण होता है? आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन के। एथिलीन के बहुलीकरण के कारण पॉलीथीन का निर्माण होता है। एथिलीन के बहुलीकरण के कारण पॉलीथीन का निर्माण होता है। पॉलीथीन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान परम शून्य तापमान कितना होता है? परम शून्य तापमान -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड। जय श्री राम आपको भी। चलिए देखेंगे आप प्रश्न पे। क्या है? परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहा है? परम शून्य तापमान है वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। सैद्धांतिक रूप से संभव यानी कि तापमान वह कम से कम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है, वह कितना है? कितना है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस। और इसे ही क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, टीकाकरण की खोज किसने किया था? टीकाकरण की खोज किसने किया था? बताइएगा आप लोग, टीकाकरण की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। चलिए आपका सही आंसर एडवर्ड जेनर हो जाएगा। आंसर एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक कौन सा है? कपड़े के रंग का विरंजन विरंजन करने वाला अभिकारक कौन सा है? कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक कौन सा है? कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा आंसर? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सही आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण करते हैं, स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होता है, जिसका उपयोग नहीं होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो जिसे उपयोग में नहीं लाया जाता है, उसे उपयोगी बनाने के लिए, उसे उपयोगी बनाने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? नाइट्रोजनी नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वह उपयोगी नहीं होता है, उसे उपयोगी बनाने के लिए हम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। ग्रह, ग्रह होते हैं, ग्रह होते हैं अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते हैं। यानी कि ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो ग्रह क्या होता है? ग्रह में कोई प्रकाश नहीं होता है, ग्रह में कोई प्रकाश नहीं होता है, ग्रह में, उपग्रह में कोई प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? अदीप्त हो जाएगा, अदीप्त, अदीप्त। वही अगर सूर्य की बात करें, सूर्य, सूर्य की बात करें तो सूर्य में क्या होता है? प्रकाश होता है, प्रकाश होता है, इसीलिए इसे हम दीप्त कहेंगे, दीप्त, दीप्त कहेंगे, दीप्त कहेंगे, दीप्त कहेंगे या प्रदीप्त कहेंगे, दीप्त या प्रदीप्त कहेंगे। और ग्रह में क्या होता है कि ग्रह में प्रकाश नहीं होता है, इसलिए अदीप्त हो जाएगा, ये अदीप्त पिंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम होता है? फाइबर, कौन सा फाइबर न्यूनतम होता है? कौन सा फाइबर न्यूनतम होता है? फाइबर जो है, रेशे को क्या कहते हैं? रेशे को फाइबर कहते हैं। रेशे को क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। रेशे को फाइबर कहते हैं। और सूती जो होता है, सूती वस्त्र जो होता है, सूती जो वस्त्र होता है, सूती वस्त्र जो होता है वह आग फैलने के लिए न्यूनतम होता है। यानी कि सूती वस्त्र में अगर आग लग जाए तो यह फैलता नहीं है, फैलता नहीं है, और नहीं जल्दी पकड़ता है। सूती वस्त्र में आग जल्दी फैलता नहीं है। सूती वस्त्र में क्या होता है? आग जल्दी फैलता नहीं है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर, नॉन स्टिक, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत होता है। नॉन स्टिक बर्तन के, नॉन स्टिक बर्तन जो रसोई में प्रयोग किया जाता है उस पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? टेफ्लॉन का। सही है आपका आंसर, टेफ्लॉन हो जाएगा आंसर, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का परत चढ़ा होता है। नॉन स्टिक रसोई गैस के बर्तन पर टेफ्लॉन का परत चढ़ा होता है, टेफ्लॉन का परत चढ़ा होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किसमें न्यूनतम, न्यूनतम गलनांक होता है? न्यूनतम गलनांक होता है, यानी कि कम से कम तापमान पर गल जाता है, कम से कम तापमान पर गल जाता है। कौन सा? तो आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम का जो ताप होता है वह न्यूनतम होता है, पोटेशियम का तापमान न्यूनतम होता है गलनांक के लिए, गलनांक के लिए। और पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम ये सब बहुत अभिक्रियाशील धातु है, बहुत अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए इसे कहाँ पर रखते हैं? तो सोडियम, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों कहाँ पर रखते हैं? मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में, यानी केरोसिन तेल में, केरोसिन तेल में इसे रखा जाता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है। और सल्फर जो होता है, सल्फर, सल्फर, सल्फर दो प्रकार का होता है, एक होता है श्वेत, श्वेत, और एक होता है लाल। लाल जिसे हम माचिस में प्रयोग करते हैं, माचिस में, माचिस में प्रयोग करते हैं लाल का। और ये श्वेत जो होता है, श्वेत, ये बहुत अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए इसे कहाँ पर रखते हैं? तो जल में डुबा कर रखते हैं, जल में, जल में रखते हैं इसे, इसे जल में रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, बैकेलाइट किसका बहुलक है? बैकेलाइट, बैकेलाइट जो है, बैकेलाइट, बैकेलाइट किसका बहुलक है? तो फार्मेल्डिहाइड तथा फिनोल का। बैकेलाइट किसका अयस्क है? बैकेलाइट, बैकेलाइट किसका अयस्क है, बहुलक है? बैकेलाइट किसका
बहुलक है फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोल का, फॉर्मेल्डिहाइड तथा फिनोल का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है समान अणुसूत्र, समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? यानी कि अणुसूत्र जो होता है वो समान होता है लेकिन संरचना अलग अलग होता है। अणुसूत्र समान और संरचना अलग अलग वाले यौगिक जो होगा उसे क्या कहते हैं? आइसोमर। आइसोमर, आइसोमर किसे कहते हैं? अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं? आइसोमर। आइसोमर। अगला प्रश्न, किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता होती है? किस लोहे में, किस लोहे में कार्बन कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है? किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है? किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है। और सबसे अधिक किसमें होती है? नेट नहीं चल रहा है। पिटवा लोहा हो जाएगा। और सबसे कम किसमें होता है? सॉरी, सबसे कम तो इसमें हो गया, प्रतिशत सबसे कम, सबसे कम हो गया पिटवा लोहा में। और सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक किसमें हो जाएगा? अधिक किसमें हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ढलवा लोहा हो जाएगा। ढलवा, ढलवा लोहा में, ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होगा। कार्बन की प्रतिशत ढलवा लोहा में सबसे अधिक। अगला प्रश्न देखेंगे। ये वाला प्रश्न का जवाब आप लोग दे सकते हैं। ये वाला प्रश्न का जवाब आप लोग बिना देखे हुए दे सकते हैं क्योंकि ये वाला प्रश्न 2-3 दिन रेगुलर आ गया है हर क्लास में। देखिए आप लोग, ये प्रश्न क्या है? 18 कैरेट सोना शुद्ध स्वर्ण यानी कि सोना की प्रतिशत कितनी होती है? यानी कि 18 कैरेट जो सोना होता है उसका शुद्ध सोने के रूप में कितना प्रतिशत होता है? जवाब दीजिएगा आप लोग, कितना प्रतिशत होता है 18 कैरेट सोना? अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया है। 18 कैरेट सोना शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता में कितने प्रतिशत होती है? क्या हो जाएगा आंसर? 75%। क्या हो जाएगा? 75%। क्योंकि शुद्ध सोना जो होता है कितने प्रतिशत होता है? कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। और हमें पूछा क्या जा रहा है? 18 कैरेट। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो इसे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? कन्हैया 70। चलिए सही है आपका आंसर, 75 हो जाएगा। 6×3 = 18 और 6×4 = 24, 4 से 25 मरतबे कट जाएगा और ये गुना हो जाएगा 25 या 75 हो जाएगा। 75%। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है गंदे गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? गंदे सार्वजनिक, सार्वजनिक तौर पर जो, सार्वजनिक तौर पर जो फॉर्मल, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? कौन सा गैस निकलता है बताइएगा आप लोग। कौन सा गैस निकलता है? अमोनिया निकलता है। अमोनिया निकलता है। यानी कि सार्वजनिक टॉयलेट जो होता है, सार्वजनिक टॉयलेट जो होता है उसमें जो गंध निकलता है, गंध जो निकलता है वह किसके कारण होता है? कौन से गैस के कारण? तो अमोनिया गैस के कारण। अमोनिया गैस के कारण गंध निकलता है। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस, लाफिंग गैस यानी कि हंसने वाला गैस जो होता है, हंसने वाला गैस किसे कहते हैं? विजय कुमार जी, कमेंट बहुत पीछे चल रहा है आपका। आइसोमर ये सब हो गया है, प्रश्न का आंसर सही है आपका लेकिन हो गया ये सब प्रश्न। आगे आइए, आगे आइए, अगले प्रश्न पे आइए। लाफिंग गैस के बारे में बताइए। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस में क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस में नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मोह। मोह माप मोह मापनी। मोह मापनी या इसे ही मोह मापनी कहते हैं। मोह मापनी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? मोह मापनी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? किसे मापने के लिए किया जाता है? तो धातुओं की कठोरता। धातुओं की कठोरता मापते हैं मोह मापनी के द्वारा। धातुओं की कठोरता मापते हैं मोह मापनी के द्वारा। धातुओं की धातुओं की धातुओं की कठोरता मापते हैं मोह मापनी के द्वारा। नितिन जांगीर फॉर्मूला क्या है? किसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं आप? किसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं, पूछिए। इसका क्या हो जाएगा आंसर? मोह मापनी यानी कि धातुओं की कठोरता। मोह मापनी धातुओं की कठोरता। आप लोग 1 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है। शायद N2O। हेलो हेलो। हेलो हेलो।
सही है। चलिए 1-2 मिनट वेट करना पड़ गया। माइक का जो बैटरी है वो लो हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए चेंज करना पड़ा है। नितिन जहांगीर जी, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ रहे थे आप। नाइट्रस ऑक्साइड का हो जाता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। N2O नाइट्रस ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर। सही है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट सूत्र का सामान्य नाम क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है, तो संगमरमर का। संगमरमर का हो जाएगा, संगमरमर का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है। यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है, रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है, रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, आप लोग बताइएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, तो हेनरी बैक्यूलर। हेनरी बैक्यूलर। बैक बैक्यूलर। हेनरी बैक्यूलर ने किया था रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूलर ने। और रेडियोधर्मी तत्व जो होता है, यानी कि 82 परमाणु संख्या 82 से अधिक वाला जो तत्व होता है उसे रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। परमाणु संख्या 82 से अधिक वाला तत्व रेडियो एक्टिव होता है। जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोलिनियम हो गया, ये सब क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। और इस तत्व से कितने प्रकार की किरणें निकलती है, तो 3 प्रकार की। और कौन कौन सी किरणें निकलती है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। 3 प्रकार की किरणें निकलती है। एक अल्फा, अल्फा, दूसरा बीटा, बीटा, और तीसरा गामा, गामा। यानी कि अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 प्रकार की किरणें निकलती है। हेनरी बेक्यूलर ने किया था। और रेडियो एक्टिव तत्व से 3 प्रकार की किरणें कौन सी निकलती है, तो अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है। पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है, सबसे निकटतम ग्रह, वह कौन सा है, तो पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है और इसमें क्या होता है, इसमें भी प्रकाश नहीं होता है। क्योंकि ये प्रकाश नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, अदीप्त हो जाएगा। और सूर्य जो है उसमें प्रकाश होता है तो वह क्या हो जाएगा, प्रदीप्त हो जाएगा, प्रदीप्त। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। यहाँ पर हम सूर्य बनाएंगे, सूर्य। ये क्या हो गया, सूर्य हो गया। और सूर्य के सबसे, यानी कि दूरी के अनुसार देखा जाए तो सबसे निकटतम ग्रह कौन होता है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होता है बुध। बुध होता है सबसे निकटतम ग्रह, बुध होता है। और बुध के बाद कौन सा आता है, बुध के बाद कौन सा आता है, सूर्य से दूरी के अनुसार। बुध के बाद कौन सा आता है, बुध के बाद बुध के बाद कौन सा आता है, तो शुक्र आता है, शुक्र। बुध के बाद शुक्र आता है। और शुक्र के बाद क्या आता है, पृथ्वी। पृथ्वी, शुक्र के बाद पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद कौन आता है, मंगल आता है, मंगल। क्या होता है, मंगल। मंगल आता है। मंगल के बाद कौन सा आता है, मंगल के बाद, मंगल के बाद कौन सा आता है, तो बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन सा आता है, तो शनि। शनि, शनि के बाद कौन सा आता है, अरुण। अरुण, अरुण के बाद वरुण। वरुण आता है, वरुण। यानी कि सबसे जो दूर का जो होगा, सबसे दूरी पर जो होगा वह वरुण होगा। और सबसे नजदीक बुध होगा। यहाँ पूछ क्या रहा था, पृथ्वी के निकटतम ग्रह। तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह सबसे निकट कौन है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र। और जब पूछेगा कि पृथ्वी जो है वह किन 2 ग्रहों के बीच आती है, तो क्या हो जाएगा आंसर, शुक्र और मंगल। पृथ्वी होता है वह शुक्र और मंगल के बीच होता है। पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब
दो वस्तु क्या है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी, दो वस्तुओं की बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता लगाना है। गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा जब उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि एफ बराबर क्या होता है, एम वन M2 बटा आर स्क्वायर। एम क्या है, द्रव्यमान है, दो पिंडों की बीच की दूरी। यहाँ क्या कह रहा है, दो वस्तुओं की, तो पहले वस्तु का M1 हो गया द्रव्यमान, दूसरे वस्तु का M2 हो गया द्रव्यमान, और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। दोनों वस्तु के बीच की दूरी आर स्क्वायर हो गया। जैसे ये एक वस्तु हुआ और ये एक वस्तु हुआ, तो M1 इसका द्रव्यमान, M2 इसका द्रव्यमान, और ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि जब दूरी दूरी जब आधी कर दी जाए, दूरी दूरी क्या है, ये वाला दूरी है, तो एफ बराबर M1 M2, और दूरी को आधी कर देंगे यानी कि 1/2 कर देंगे, 1/2 कर देंगे। तो क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 है वो 4 हो जाएगा, 4। और जब इसको गुना करेंगे तो ये 4 जो दिख रहा है, ये 4 जो दिख रहा है, ये कहाँ चला आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आके गुना हो जाएगा। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर ये 4 इधर आ जाएगा, तो 4 लिख सकते हैं। एफ बराबर क्या हो जाएगा, 4। और पहले एफ बराबर क्या था, 1 था। एफ बराबर यानी कि आर जो था, आर 1 था, 1। और जब इसको आधा किए तो क्या हो गया, 4 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वस्तुओं के बीच दूरी जब आधी कर दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 4 गुना हो जाएगा, सही है, 4 गुना हो जाएगा। और यहाँ पर समझा भी दिया है कि कैसे 4 गुना हो जाएगा, फॉर्मूला के यानी कि सूत्र के आधार पर समझा दिए हैं, ताकि आप कभी भूलिएगा नहीं, कभी निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार क्या होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के भार का कितना होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के भार का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भार का कितना होता है, 1836वां भाग, 1836वां भाग होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन का 1836वां भाग होता है, 1836वां भाग होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणावेश होता है। और ये प्रोटॉन जो होता है धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है, इसमें आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है। और ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये क्या होता है, ये नाभिक में रहता है। और सॉरी, इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु के बाहरी कक्षा में होता है। 1836 गुना, सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूरस्थ वस्तु, दूरस्थ वस्तु के अवलोकन हेतु, दूरस्थ वस्तु के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर। दूरस्थ वस्तु के, दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन यानी कि देखने के लिए उसे किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर का प्रयोग करते हैं, बाइनोक्यूलर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था। क्या हो जाएगा आंसर, हेनरी क्वेंडिस, हाइड्रोजन की खोज हेनरी क्वेंडिस ने किया था। अगला प्रश्न, रडार का आविष्कार किसने किया था। रडार, रडार का आविष्कार किसने किया था, रडार का आविष्कार किसने किया था, हेनरी क्वेंडिस, सही आंसर। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर, किसने किया था, अल्बर्ट टेलर ने। रडार का आविष्कार, रडार का आविष्कार किसने किया था, रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर ने, रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर ने किया था।
अल्बर्ट टेलर। सही है आप लोग का आंसर, अल्बर्ट टेलर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? चक्रवात जो उठता है, चक्रवात, तो हवा किस तरफ से आती है? चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? चक्रवात के समय हवा जो आती है वह किस तरफ से आती है? तो केंद्र की ओर से। केंद्र की ओर से। चक्रवात के समय हवा केंद्र की ओर से आती है। केंद्र की ओर से आती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा, उबलते उबलते जल की अपेक्षा भाप से ज्वलन ज्वलन अधिक महसूस होती है, क्यों? उबलते जल की अपेक्षा भाप से ज्वलन अधिक क्यों महसूस होती है? यानी कि उबलता जो जल होता है, इसमें गुप्त उष्मा जो होता है कम होता है। गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा जो होता है कम होता है, कम होता है। और ये भाप जो है इसमें अधिक होता है। गुप्त उष्मा की मात्रा अधिक होता है। गुप्त उष्मा की मात्रा अधिक होता है भाप में। इसलिए रोटी बनाते समय अगर रोटी को तावे पर से निकालते हैं और उंगली उसमें अगर लग जाए, तो उंगली जो जल जाता है तो वह अत्यधिक अत्यधिक ज्वलनशील महसूस होता है। अत्यधिक ज्वलनशील महसूस होता है गर्म पानी में उंगली जल जाने की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उसमें गुप्त उष्मा की मात्रा, भाप में गुप्त उष्मा की मात्रा अधिक होती है। क्या है यहाँ पर आंसर? जल की अपेक्षा भाप की गुप्त उष्मा अधिक होने के कारण। क्या आंसर? जल की अपेक्षा भाप की गुप्त उष्मा, भाप की भाप की गुप्त उष्मा क्या होती है? अधिक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। फास्फोरस का सूत्र, फास्फोरस, फास्फोरस का सूत्र क्या होगा? फास्फोरस, फास्फोरस क्या हो जाएगा? P4 हो जाएगा। फास्फोरस P4। इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक हो जाएगा इसका 15 हो जाएगा। 15। फास्फोरस के बारे में बता दी कि फास्फोरस जो होता है, एक लाल फास्फोरस होता है, एक श्वेत होता है और एक लाल होता है। लाल लाल माचिस में प्रयोग करते हैं, माचिस में। और श्वेत जो होता है यह अधिक ज्वलनशील होता है, इसलिए इसलिए इसे कहाँ रखते हैं? तो जल में, पानी में डुबा के रखते हैं। पानी में डुबा कर रखते हैं श्वेत को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि सोनार जो होता है, सोनार, सोनार का इससे पहले प्रश्न में आया था, उसका विस्तारित रूप क्या होता है? सोनार का साउंड, सोनार का क्या होता है विस्तारित रूप? सोनार का विस्तारित रूप साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेजिंग। इसका अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसमें? तो नौ संचालक के द्वारा, नौ संचालक के द्वारा वस्तुओं को खोजने में या दिशा निर्धारण में, वस्तुओं को खोजने में या दिशा निर्धारण में, दिशा दिशा का निर्धारण करने में नौ संचालक के द्वारा प्रयोग किया जाता है सोनार का। सोनार का प्रयोग नौ संचालक के द्वारा किया जाता है दिशा निर्धारण में या किसी वस्तु की खोज के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे। नमकीन जल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? नमकीन जल में, नमकीन जल में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? हेलोफाइट, हेलोफाइट। नमकीन जल में उगने वाला पौधा हेलोफाइट कहलाता है। हेलोफाइट। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? यानी कि संवेग जो होता है, संवेग, संवेग जो होता है, किसी वस्तु का संवेग वह किस पर निर्भर करता है? तो संवेग, संवेग यानी कि इसे मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम, मोमेंटम। लेकिन इसे क्या करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम एम से होता है, लेकिन इसे सूचित करते हैं पी से। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। तो ये जो संवेग जो है, संवेग जो है वह किस पर निर्भर करेगा? तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा। क्या हो जाएगा आंसर? द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? मास और वेलोसिटी। सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 होता है। 14.4 होता है हवा का वाष्प घनत्व, 14.4 होगा। अगला प्रश्न,
परमाणु में अवस्थित परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? सबसे हल्का कौन कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन बताए थे कि ये ऋणात्मक होता है, ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन कितना न्यूट्रॉन कितना होता है? उसमें आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेश होता है, यह ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होता है? धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्या हो जाता है? यह शून्य हो जाता है, आवेशहीन हो जाता है। अगला प्रश्न, बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यानी कि जब बिजली चमकती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड। बिजली चमकने के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता। बंद कमरे में नहीं सो सकता जहां चारकोल जल रहा हो। कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता जहां पर चारकोल जल रहा हो। क्यों? क्योंकि चारकोल चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। चारकोल जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जो ऑक्सीजन को मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न और यह लास्ट प्रश्न है, आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है क्या? जल में शर्करा का घुलना। जल में शर्करा का घुलना। और भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है? तो भौतिक परिवर्तन में जल में शर्करा घुल गया है और इसे फिर से हम शर्करा को निकाल सकते हैं। यानी कि जो जो क्रिया एक बार हो जाए वो पुनः फिर से वापस आ सकता है अपने वर्तमान स्थिति में, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। और जो परिवर्तन एक बार हो जाने के बाद दोबारा अपने पुराने स्थिति में न आए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। उदाहरण है जल में शर्करा का घुलना।